नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। आज बात आखिरी आक्रमण की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने दावा किया है कि आज से 8वें दिन यानी कि 9 मई को पुतिन अपने देश की पूरी सेना यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। अब तक इस युद्ध में रूस के सिर्फ 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के हर गांव, हर शहर पर रूस के 30 लाख सैनिकों का कहर टूट पड़ेगा। यह दावा पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि अगर यह कयास सच हो गया तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जैसा युद्ध पिछले कई दशकों में दुनिया ने नहीं देखा है। और ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकते हैं। और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 66 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। इस युद्ध में फिलहाल रूसी सेना के 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 2 महीने और 6 दिन पहले शुरू हुए इस युद्ध को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया और कहा कि वो यूक्रेन को नाजी सरकार से मुक्त कराना चाहते हैं। पुतिन ने कभी भी इसे ऑल आउट वॉर यानी युद्ध का नाम नहीं दिया। लेकिन अब पुतिन और उनके सैन्य अधिकारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और पुतिन इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2 लाख सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं तो फिर इस युद्ध में रूस के 30 लाख सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2 लाख सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1.5 लाख नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं। और रूस की वायुसेना भी करीब 3500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है। सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने तीसरे महीने में पहुंच चुका है, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था कि वो 2 से 3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें, ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्जियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियुपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसॉन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है। यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है, तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं। खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेत्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लगती है। नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े, और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9 से 10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली, तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा, तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है, तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей. लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। तो महायुद्ध का आज 67वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं, जिन पर रूस पूरी तरीके से अपना झंडा लहराना चाहती है। वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से रूस की सेना अलग-अलग शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मारियुपोल, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से दावा तो रूस की सेना की तरफ से किया जा चुका था कि यहां पर हमने कब्जा कर लिया है, और इसी दावे के साथ अब कई ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना लगातार अब हमले करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले
खार्पी पर तेज हमले करने के बाद रूस की सेना आगे बढ़ रही है इज्यूम शहर की तरफ। इज्यूम के साथ साथ रुबिजने, इसके साथ ही डोनेस्क, मारिउपोल पर वो पहले ही दावा कर चुके हैं और ऐसे में पोपासना, ये तमाम ऐसे शहर है जो कि यूक्रेन के बड़े शहर माने जाते हैं और सीधे तौर पर यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे में इन शहरों पर रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहती है ताकि कब्जे के साथ अपने देश का झंडा यहां पर फहरा दिया जाए। इसके साथ ही खेरसोन, जहां पर लगातार शुरुआती दौर से ही रूस की सेना हमले कर रही थी और ऐसे में दावा तो इस शहर को लेकर भी रूस की सेना यही कर रही है कि कब्जा हो चुका है। ऐसे में जहां जहां आप लाल निशान देख रहे हैं वहां पर रूस की सेना पूरी तरीके से जम चुकी है और ऐसे में जोर यही है कि इन शहरों पर कब्जा करने के साथ ही रूस की सेना अब राजधानी कीव को भी अपने कंट्रोल में ले ले। ये मंशा पूरी तरीके से पुतिन की नजर आ रही है, लेकिन पुतिन की सेना जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रही है उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार निकलकर सामने आ रहा है। और इसके साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की रूस से जंग में अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है। वो यूक्रेन को अब तक हथियारों की कई खेप पहले ही भेज चुका है और अब उसने अपने कई टैंक यूक्रेन की मदद के लिए भेजे हैं। इसी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी सैनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने के लिए ट्रक पर लोड करते हुए दिखाई दिए। तो अमेरिका की तरफ से अब ये बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी गई है। ये देखिए किस तरीके से टैंक लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले बड़े हथियारों की खेप भी पोलैंड के जरिए अमेरिका की तरफ से यूक्रेन पहुंचाई गई। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 66वें दिन बीत चुके हैं। इस दौरान रूस लगातार मिसाइल के जरिए यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को खंडर में तब्दील कर रहा है। जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जापोरिजिया में तबाही का डबल मंजर दिख रहा है। एक तरफ कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तो जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है। कैसी है तबाही और ज़ेलेंस्की को किस बात का है खौफ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ऐसी तबाही देखी नहीं होगी। मकान, दुकान, खेल के मैदान सब ध्वस्त। रूसी सेना की मिसाइल ने बरपाया कहर। कहीं मलबे में जिंदगी तलाशी गई तो कहीं उजड़े आशियाने से मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए। हैरान करने वाली तबाही का यह मंजर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया का है, जहां रूसी मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई सालों तक इस इलाके में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहेगा। ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना ने बम बरसाए, मिसाइलें गिराईं, जिसका अंजाम कुछ इस कदर दिखा। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया, इमारतें ध्वस्त नजर आईं। खेल के मैदान से लेकर रिहायशी इलाके सब जमी दोज कर दिए गए। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रेस्क्यू टीम मौके पर डटी दिखाई दी। उजड़े घरौंदों को फिर से बसाने की कोशिशें दिखी। सवाल वही है, आखिर बम बारूद के खेल में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खत्म होती दिखी। Именно сюда вообще непонятно, вообще нет на это ответа, вообще нет. Это просто по мирным жителям. Это почему именно сюда? А что произошло? Прилетела, я так понимаю, российская ракета. ज़ापोरिज़िया में हर तरफ मिसाइल हमले के बाद तबाही के निशान दिखी, लेकिन इस जगह पर इससे भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा बना हुआ है।
ये न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 7वें दिन से ही रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के दावे के उलट मंजर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. ज़ापोरिज़िया यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत भी। दावा है कि ये यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से गुहार लगाई है कि वो जल्दी से जल्दी रूस के नियंत्रण से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मुक्त कराएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію. Безпеки для України. Я розумію, що наш проєкт передбачив... इससे पहले IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में घुसने देना चाहिए क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेलेंस्की के लिए अहम है। सिर्फ 4 ही न्यूक्लियर प्लांट बचे हैं, उसमें से भी ज़ापोरिज़िया रूस के कब्जे में है, जबकि 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज तक सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला न करे क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। और रूस के हमलों से यूक्रेन का बोरोदिया का शहर करीब करीब खंडर में तब्दील हो चुका है। यूएन के महासचिव जब यूक्रेन पहुंचे थे तो उन्होंने बोरोदिया का शहर में भी जाकर वहां के हालात को देखा। फिलहाल ये शहर कैसा दिख रहा है, यूक्रेन में मौजूद न्यूज़ 18 के जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। रूसी सेना द्वारा लगातार हमले किए गए। लगभग 1 महीने तक इस पूरे इलाके पर रोज़ न रोज़ हमले होते रहे। सामने आप देख सकते हैं, ये कोई इमारत, ये कारखाना रहा होगा, उसके पास ये कोई बहुत बड़ी दुकानें रही होगी। सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मकान है, वो मकानों को भी किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और उसके पास में यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि रिहायशी इमारतें हैं। लगातार हमले, 1 महीने तक हमले, सड़कों पर उत्पात कहें वो होता रहा। और ये पूरा का पूरा शहर जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहीं पर आज पूरा सा इलाका, पूरा शहर वो सुनसान है।
कोई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो रहते थे वो इन शहर को छोड़ के निकल लिए, अब एक एक करके लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी इस शहर में खंडहर, ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सैन्य कार्रवाई रोक दे, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। रूस महाशक्ति है, वहीं यूक्रेन उसके मुकाबले में काफी कमजोर है, लेकिन 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। अब आपको बताते हैं कि सैन्य ताकत में कौन कितना ताकतवर है। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 11,55,000 सेना है, वहीं रूस के पास 30 लाख से ज्यादा सैनिक है, जिसमें यूक्रेन के पास 2,55,000 एक्टिव सेना है, वहीं रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक है। वहीं अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान है, वहीं 1511 लड़ाकू विमान है। फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 34 है, वहीं रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। टैंक में बात की जाए तो 2,596 टैंक यूक्रेन के पास मौजूद है, वहीं 12,420 टैंक रूस के पास है। आर्म्ड व्हीकल में भी यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है। यहां यूक्रेन के पास केवल 12,303 आर्म्ड व्हीकल है, वहीं रूस के पास 30,122 व्हीकल है। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि रूस की ताकत यूक्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन पलटवार यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। अवार्ड्स में न्यूज 18 का डंका। किशोर अजवाणी को मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अमन चोपड़ा का शो देश नहीं झुकने देंगे बेस्ट प्राइम टाइम शो। भैया जी कहीन को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो का अवार्ड, तो प्रीति रघुनंदन को बेस्ट एंकर हिंदी का एनबा अवार्ड। गुजरात दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम के साथ की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जनहित वाले प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। पकड़ा गया पंजाब के पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड। पुलिस ने मोहाली से परजिंदर सिंह परवाना को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। खुली जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं ताकि यूक्रेन की फौज उन्हें नुकसान न पहुंचा सके।